तो कल हमने क्या पढ़ा था, परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यह आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है और मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो परमाणु और अणु के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में हमने कल आपको बताया था एक नियम। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक संयोजन के हमने कहा था कि 2 नियम हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें हमने क्या बताया था कि द्रव्यमान को कैसे हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, यानी कि अगर द्रव्यमान मेरा बराबर कैसे होता है। अब दूसरा जो नियम है आज उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यह कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। इसको क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि किस अनुपात में हमारा जो लिक्विड हम डालेंगे या कोई भी आपका अणु या परमाणु लेंगे वो किस रेशियो में एक दूसरे से मिला हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। तो लवाइजे ने इसके पहले भी हमें बताया था, द्रव्यमान को निकालने में मदद किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर जो हम द्रव्यमान दे रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के होने से पहले और उसके बाद में जो हमें प्राप्त हो रहा है वह उसी तरीके से इस पे अब हम लोग प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से निर्मित होते हैं। अब जब हम जानते हैं कि यौगिक हमारा जो बनेगा वह 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे के साथ वह मिला हुआ रहेगा। अब मिला हुआ रहेगा तो किस रेशियो में रहेगा, इसी को हमको समझना है। तो कहता है इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि जो तत्व अगर एक साथ यौगिक बनने के लिए, यौगिक के लिए 2 तत्व मिले हुए हैं, 2 तत्व मिलेंगे अगर, तो वह कैसे मिलेंगे, एक के साथ एक, तो वह किस अनुपात में मिलेंगे, इसी को जानकारी अगर हम कर लें तो हम उसे बता सकते हैं कि यह एक निश्चित अनुपात में मिला है या अनिश्चित अनुपात में मिला है। तो आइए अब इसी को देखते हैं। कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात सदैव 1:8 में होते हैं। अब हम कहते हैं कि किस तरीके से हमें यह पता चलेगा कि 1:8 में ऑक्सीजन हमारा कौन सा बन रहा है। हम देखें यहाँ पे तो हमारा पानी बन रहा है H2O। ठीक है, अब H2O कितना अनुपात में बन रहा है, 1:8 के अनुपात में। और किसके, द्रव्यमान के, द्रव्यमान यानी कि उसका जो परमाणु भार होगा, किसका, परमाणु भार की हम बात करेंगे। परमाणु भार के बारे में हमको पता है, कल ही हमने बताया था आपको। तो परमाणु भार के बारे में, तो इसको समझने के लिए आइए पहले हम देखते हैं क्या आपका सबसे पहले परमाणु भार किसका कितना होता है। तो चलिए, आपको क्लास में भी पढ़ाया गया था इसके पहले भी कि हाइड्रोजन कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो हाइड्रोजन का 1 नंबर पे परमाणु भार कितना, 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है, इसका ऑक्सीजन भार कितना, 16। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ परमाणु भार देखिए कितना हो गया, 16, और यहाँ पे परमाणु भार कितना है आपका, 8। तो इसी तरीके से हम देखें तो हाइड्रोजन का 1, तो कितना पानी में कितना, H2O। ठीक है, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे अगर परमाणु भार 1 का देखेंगे तो 1 है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 1 से। तो जैसे ही 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यह 16। अब देखिए 2:16, 2:16 हो गया। अब इसको काटिए, कितना से काटिएगा, 2 से कितना बार में, 8 बार में। तो इधर कितना आ जाएगा, 1, इधर कितना, 8। तो क्या यह 1:8 के रेशियो में आ गया, समझ में आया। तो यह किससे हम निकाल रहे हैं, भार से निकाल रहे हैं, यानी कि उसके द्रव्यमान से निकाल रहे हैं। द्रव्यमान को हमेशा हम मुख्य मान के चलेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1:8 में यह आपका हमेशा रहता है। अब अगर इसी तरीके से हम कहें कि आगे जो भी हमारा होगा वह इसी तरीके से किसी न किसी रेशियो में होगा। तो अब आगे और दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देख ले। तो दूसरा एग्जाम्पल हम किसका लें, आपका NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया में हमको क्या समझना है, देखिए अमोनिया में समझने के लिए हमारे पास क्या है, तो थोड़ा सा आपको जगह यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, भार कितना, 14। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, भार कितना, 1। ठीक है, तो अमोनिया में कितना, NH3 लिखाता है, नाइट्रोजन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, 3। तो क्या करेंगे फिर पिछले की तरह, इसको गुना करेंगे, 1 मॉलिक्यूल, तो 1 से आपको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इसका भार,
और हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 1 गुना 3 कितना 3। तो क्या यह 14:3 के रेशियो में आ गया? तो देखिए यह भी किस में मिला हुआ है 14:3। इस रेशियो को हम बदल नहीं सकते हैं, हमेशा यह किस रेशियो में रहेगा, इसी रेशियो में रहेगा 14:3 के रेशियो में। जैसे कि पानी आपका हमेशा किसके रेशियो में रहता है, पानी हमेशा आपका 1:8 के रेशियो में रहता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वह हमेशा किस कंडीशन में रह रहा है, अनचेंज, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। वह किसी भी स्रोत से आप ले लें, पानी किसी भी स्रोत से लीजिएगा तो 1:8 में ही रहेगा। आप अमोनिया किसी भी स्रोत से लीजिएगा तो 14:3 में ही रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं तो कहता है कि उपरोक्त उदाहरण से, यह आपका जो उदाहरण हमने दिया इससे आपका क्या हो गया, अब यह निश्चित हो गया कि आपका जो अनुपात का नियम है वह एकदम बिल्कुल सही है। तो प्राउस्ट का भी हम लोगों ने कल देखा था, प्राउस्ट ने यह नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया। प्राउस्ट ने कहा कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। यानी कि किसी भी आपका यौगिक, जो भी यौगिक बनेगा, यौगिक कैसे बनता है, किसी दो के एक ए प्लस बी के मिलने से बनता है। इस दोनों के मिलने क्या हुआ, रेशियो हमेशा क्या रहा, बराबर रहा। रेशियो एक दूसरे के बराबर रहा ना, एक्स और वाई। मान लीजिए इसका रेशियो 1 है तो इसका रेशियो कितना रहा 8 रहा। इस तरीके से यह हमेशा रेशियो में बराबर रहा कि नहीं। तो किसी भी यौगिक में जो तत्व मिलेंगे वह हमेशा द्रव्यमान के रेशियो में मिलेंगे। तो यह आपका किसने कहा, प्राउस्ट ने कहा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यह नियम किसके द्वारा दिया गया, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम कैसा है, अब आपका मल्टीपल चॉइस में होता है तो यह पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आइए इसको आगे अगर देखें तो कहता है कि वैज्ञानिकों की असली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने में थी। किस में थी, उचित व्याख्या करने में थी। अब यहाँ से कौन आते हैं, जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया, इस नियम को थोड़ा सा आसान कर दिया। तो उन्होंने क्या दिया, कुछ नियम दिए इसको बनाने के लिए। अब नियम क्या क्या था तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। अतः द्रव्यमानों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यमान की विभाजिता का विचार प्रदान किया, जिससे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यमान के सूक्ष्मतम अविभाज्य, क्या है यह, अविभाज्य कण जिसके परमाणु नाम दिया था। हम लोग पिछले बार देखे थे कल के क्लास में कि जो हमारा अविभाज्य अणु था उसको हमने क्या नाम दे दिया था, परमाणु दे दिया था, कि जिसको हम और भाज्य नहीं कर सकते हैं। तो उसे डाल्टन ने भी परमाणु का ही नाम दिया। डाल्टन साहब ने भी उसे क्या दिया, परमाणु का ही नाम दिया उसे। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। यह किस पे आपका आधारित था, डाल्टन का नियम रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। संयोजन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं किस रेशियो में, तो संयोजन का मतलब रेशियो होता है। रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी पर यह अनुपात पे आपका आधारित रहा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। किससे बने होंगे, सूक्ष्म कणों से बने होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब आइए कि इस सिद्धांत की विवेचना की जाए, यानी इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। तो इस सिद्धांत के बारे में जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। तो कहता है कि आइए एक दो आपका सिद्धांत के बारे में जो विवेचना है वो कर ले। पहला क्या दिया इन्होंने, डाल्टन साहब ने कहा सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। यहाँ क्या हमने देखा, अभिक्रिया के बारे में देखा, ठीक है, कि जो भी होगा आपका A + B इसमें यह भाग लेगा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि यह ना तो सृजित किया जाएगा, जैसा कि कल भी आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि हम जो एनर्जी लेंगे या जो द्रव्यमान दे रहे हैं उसको ना ही सृजित कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, यानी कि उसमें से हम घटा भी नहीं सकते हैं या कुछ अलग से जोड़ भी नहीं सकते हैं। यह किन्होंने कहा, यह आपके डाल्टन साहब ने कहा। अब आगे अगर हम देखें तो तीसरे सिद्धांत में उन्होंने कहा कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। कहा कि जो भी तत्व आपको दिया गया है उनके परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। जैसा वह द्रव्यमान उसका होगा उसका आपका गुणधर्म उसी तरीके का होगा। ऐसा नहीं कि एक रसायन का आपका द्रव्यमान अलग आ जाए और उसका गुणधर्म अलग आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा उसका द्रव्यमान आएगा यानी वेट आएगा, उसी तरीके का उसका क्या होगा, गुण होगा, उसी तरीके का कैरेक्टर होगा।
चौथा नियम हम लोग देखें तो कहते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर द्रव्यमान अलग अलग होंगे, यहाँ हमने क्या देखा है, समान, ठीक है, समान द्रव्यमान ऊपर देखा, अब हम कैसा देख रहे हैं, भिन्न भिन्न के बारे में देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न अगर होंगे तो उनका क्या होगा, अलग अलग आपका गुणधर्म भी होगा। इसी तरीके से पांचवा नियम उन्होंने क्या दिया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन कर यौगिक निर्माण करते हैं या निर्मित करते हैं। तो क्या करेगा, यह आपका अनुपात में, जैसे अनुपात में कैसे करेगा, तो अनुपात में मैंने आपको बताया था कि पानी किस में बना रहा है, H2O, ठीक है, जल कैसे बन रहा है, तो 1:8। अब इससे भी छोटा इसको किया जा सकता है क्या, नहीं। तो यह क्या है, सबसे छोटी या परस्पर छोटी संख्या के अनुपात में संयोजन करेगी। जो सबसे छोटा उसका अनुपात होगा उसी में यह क्या करेगा, संयोजन करेगा एक दूसरे से। तो इतना तक में कोई दिक्कत। तो इसी पूरे नियम को हम क्या कहते हैं, डाल्टन का नियम कहते हैं। एक और इसमें है, इसको देखिए, कहता है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष, यौगिक में क्या है, सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। कहता है कि जब यौगिक हमें बनाना है तो परमाणु किस तरीके का होगा और कौन किसके साथ मिलेगा, यह आपका निश्चित होता है, पहले से ही निश्चित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब बात कहता है कि आगे के अध्याय करेंगे और परमाणुओं की छोटी कण का विद्यमान होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो परमाणुओं कितने बड़े होते हैं, परमाणु या परमाणु की संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो यह आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा सा आपके पास क्या है, क्वेश्चन है एक दो, इसको कर लेते हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको। तो संयोजन आपको समझ में आ गया, किस रेशियो में मिलते हैं यह भी आपको पता चल गया। किसके कारण मिलता है, तो द्रव्यमान के भार के कारण मिलता है या द्रव्यमान के कारण आपका मिलता है। द्रव्यमान के किस में मिलेगा, तो उसके रेशियो में मिलेगा। इससे कोई दिक्कत अभी तक समझाएं उसमें। उदाहरण के लिए आपको H2 और NH3 दोनों बता दिए। अब आइए हम लोग देखते हैं यह प्रश्न संख्या एक, जो इंटरनल प्रश्न आपसे पूछा है। इंटरनल प्रश्न के बारे में हम लोग देखें तो आपसे क्या पूछ रहा है यह देख ले। तो कहता है, आइए, कहता है एक अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल ले लिया गया। अभिक्रिया होती है, ठीक है, यह दोनों अभिक्रिया हो रही है, यानी हम यहाँ पे लिख दें तो क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और प्लस एसिटिक एसिड, तो CH3COOH, ठीक है, यह आपका अभिक्रिया हो रहा है। और अभिक्रिया होने के साथ 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा और 0.9 ग्राम जल का उत्पादन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या बना के दे रहा है। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया, उसके साथ एसिटिक एसिड को हम रिएक्शन करवाएंगे, आगे करके क्या देगा, CH3COONA, ठीक है, और इसी के साथ क्या बोला है, पानी बोला है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2O प्लस CO2, इतना दे रहा है। अब हमें यह क्या बना, यह देख लीजिए, जो कहा वही मैंने किया। आपका सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया आपका, और उसके बाद हम क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये दिया हुआ कितना है, इसको हम लोग देख लें। देखिए सोडियम कार्बोनेट आपका जो दिया है वह 5.3 ग्राम, प्लस एसिटिक एसिड कितना है, 6 ग्राम, ठीक है, अगर दे कितना रहा है, तो 8.2 ग्राम, वाटर कितना है, तो 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए इस साइड अगर करें तो 6 और 5 6 5 11.3 ग्राम, दे कितना रहा है, तो कहता है कि 0.9 है यह, 0.9, तो 0.9, 9 और 2 11, 2 13, ठीक है, 3 और 8 11.3 ग्राम। तो यह क्या हुआ मेरा, यह दोनों साइड इक्वल आया द्रव्यमान, 11.3 11.3, तो यह क्या हो गया हमारा, द्रव्यमान दोनों तरफ समान आ गया।
तो जो हमसे पूछ रहा था प्रश्न में वह मेरा उत्तर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए सेकंड में कहता है, यहीं पे इसको हम बता देते हैं। कहता है आपका, इधर क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। कहता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोजन करके जल निर्मित करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 1:8 रेशियो में आपका संयोजन करके निर्मित करता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने के लिए कितना गैस या कितना ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखिए यह एक कितना ग्राम चाहिए के लिए कह रहा है, 3 ग्राम के लिए, ठीक। तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसके लिए कितना ग्राम आपका चाहिए होता है। कह रहा है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन, खुद आप यूनिटी मेथड लगाइए। तो 1 के लिए 8, तो 3 के लिए 3 × 8 = 24 ग्राम। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इतना तो आता है आपको कि 1 के लिए 8 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए कितना, 8 × 3 = 24 ग्राम हो गया, बस इसमें और कुछ तो है नहीं। तो यह भी आपका सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से हम अगर आंसर देखें तो नेक्स्ट वाला का देखते हैं। तो कहता है तीसरा क्वेश्चन कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कहता है कि यह कौन सा अभिग्रह द्रव्य के संरक्षण, द्रव्य का संरक्षण, यानी कि द्रव्य का संरक्षण कहाँ कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कहता है यहाँ जहाँ हम लोग नियम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो देखिए यह कहता है क्या, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण और जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही विनाश होता है। तो क्या, न ही सृजित न ही विनाश, तो क्या जब विनाश नहीं होगा और ना ही उसमें कहीं सृजित होगा तो वह डाल्टन के नियम का क्या आपका फॉलो कर रहा है, एकदम कर रहा है, अभिग्रह कर रहा है, संरक्षण हो रहा है। अगर ना ही उसमें मिलाएंगे हम और ना ही उसमें से निकलेगा तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रही निश्चित अनुपात के नियम का व्याख्या करता है। अब डाल्टन का कौन सा नियम है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे नियम दूसरा, ठीक है। और डाल्टन कितना नियम टोटल दिया था, टोटल था 6, टोटल 6 नियम दिया था। 6 नियम में कौन सा दूसरा आपका किसका बताता है, द्रव्यमान संरक्षण। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात आपका कौन सा बताएगा, 5वां नियम। आइए आपको फिर से दिखा भी देते हैं और वहाँ भी हम बताए थे। कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या के अनुपात, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में यह आपका क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो इस तरीके से यह इस नियम को भी डिफाइन कर रहा है ना। इस तरीके से आपका इस चैप्टर का यह क्वेश्चन भी खत्म हो गया और यहीं पे आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। और परमाणु क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।